हम आपके लिए लेकर आए हैं आज कंप्लीट जैन मंथ की कंपाइलेशन वीडियो। मतलब जितना भी जैन मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हुई होंगी, इंसिडेंट हुए होंगे, हम उन सभी को एक साथ कंपाइल करके पढ़ लेते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने द हिंदू ना देखा हो एनालिसिस, हो सकता है कुछ बच्चों ने हैंडआउट ना पढ़ा हो सकता है कुछ बच्चों ने हमारी जो जीके मंत्रा चलती है वो ना पढ़ी हो। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों से कुछ छूट भी गया है तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज रही होंगी वो सारी की सारी आज हम डिस्कस कर लेंगे, उसके सारा फैक्चुअल एनालिसिस हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज आती है हमारे पास मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो देखो ये न्यूज है क्या एक्चुअल में समझना। देखो आप जब भी पढ़ते हो ना तो एक बात ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी भी जो सामने न्यूज लिखी होती है ना वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। आपको उस पर्टिकुलर न्यूज की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसकी पॉलिटी पता होनी चाहिए और उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। अगर आप उसके तीनों सेक्टर्स को या तीनों सेक्शंस को नहीं जानते हो तो मतलब आपका पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है। क्योंकि लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर जितने एग्जाम हुए हैं उसमें हमने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी वे में इनको हमें पढ़ते हुए चलना है। तो देखो सबसे पहले न्यूज आती है कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है एक्चुअल में है क्या। ये हमारी सोसाइटी के लिए डीप रूटेड इनजस्टिस है। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब समझना होता क्या है। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर सीवर लाइन होती है उसकी सफाई करने के लिए लोग उसको या लोगों का यूज होता है। लेकिन एक तरफ क्या कर रहे हो, एक सोसाइटी में सोसाइटी का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो सिर्फ यही काम करता है, लेकिन एक दूसरा ग्रुप है 99% वाला जो ये सब काम नहीं करता। लेकिन अगर आप मैं कहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 15, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 17, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 21। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स किस में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स। और जब फंडामेंटल राइट्स में आते हैं तो फंडामेंटल राइट में वो चीज आती है जो आपसे छीनी नहीं जा सकती। अगर आप इंडिया में पैदा हो चुके हो तो आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। वो बाद की बातें हैं कि इमरजेंसी के केस की, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा है कि कभी भी सोसाइटी में 5 ग्राउंड्स के बिहार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जेंडर, कास्ट, रेस, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रिलीजन, इनके बिहार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि सोसाइटी के एक पर्टिकुलर वर्ग है, एक कम्युनिटी है जो सिर्फ यही काम कर रही है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा होना चाहिए। दूसरा इसमें लिखा है आर्टिकल 17, शायद आपने पढ़ा होगा, अनटचेबिलिटी। किसको एक्सप्लेन करता है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में पहले क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उसको हायर कास्ट के लोग छूने से भी डरते थे या उसको पाप मानते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस कर दिया, अनटचेबिलिटी। अगर आप अनटचेबिलिटी करते पाएंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। और इसी का जो बेस है वो कौन सा है? SC/ST एक्ट 1989, ठीक है, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, तो सेम वही, अगर आपने किसी को कास्ट के नाम से बुलाया तो आपको पनिशमेंट होगी। लेकिन आप तो एक पर्टिकुलर कास्ट के बंदे से पर्टिकुलर काम करवा रहे हो जो दूसरी कास्ट का कर ही नहीं सकता, कभी करेगा ही नहीं। तो ये यहाँ पर उनका इसका भी वायलेशन हो रहा था सीधा सीधा। तीसरा कौन सा आता है? आर्टिकल 21। आपको पता है कि इसके अंदर क्या है? राइट टू लिव, यानी कि जीने का अधिकार। लेकिन कैसे जीने का अधिकार है मुझे? तो मुझे एक ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है जिसमें मुझे अच्छी तो हवा मिले, अच्छा मुझे खाना मिले और अच्छा मुझे पानी मिले। जैसे आपने सुना होगा BS3 के व्हीकल्स चलते थे, उसमें एक लॉयर होता है, केस कर देता है कि आर्टिकल 21 तो कहता है जीने का अधिकार है, लेकिन तुम तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक में पोल्यूशन इतना होता है, आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वैसे बीमारियां हो जाएंगी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और सारे BS3 व्हीकल्स को बंद कर देते हैं। आज BS6 चल रहा है, यानी पोल्यूशन कम करने वाले व्हीकल्स चल रहे हैं। तो आर्टिकल 21 है। लेकिन आप सोचकर देखो, क्या उन लोगों का आर्टिकल 21 है क्या जो लोग ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या वो हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं? नहीं रहते हैं। वो काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में घूमते हैं, तो हो सकता है सोसाइटी में डिजीज फैला दे, बीमारियां फैला दे, तो हमारे हेल्थ वाला जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स है जो बाकी 99% पॉपुलेशन को मिले हुए थे, लेकिन 1% पॉपुलेशन जो ये काम करती है उससे छीने हुए थे। तो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या कह सकता हूं हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लास्ट ईयर याद रखना 2023-24 के बजट में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था नमस्ते।
ठीक है। और नमस्ते प्रोग्राम का लगभग 100 करोड़ का बजट था और इसका काम यही था कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है उसको खत्म करो और उसकी जगह किसका यूज किया जाएगा, रोबोट का यूज किया जाएगा। तो अभी न्यूज क्या थी जनवरी में कि ये जो रोबोट थे ये लगभग इंडिया के अंदर 500 प्लस सिटीज में अपना काम कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जो पहला रोबोट था वो फर्स्ट स्टेट में कौन से में लगा था, तो याद रखना फर्स्ट स्टेट कौन सा था, केरला। और उस रोबोट का नाम क्या था, तो याद रखना बैंडीकूट। क्या नाम होता है, बैंडीकूट रोबोटिक स्क्वेंजर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। स्कीम कौन सी थी हमारी, नमस्ते स्कीम। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो 3-4 आर्टिकल्स ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको उससे करंट का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो याद रखना कहां पर हो रहा है और सबसे पहले कहां पे स्टार्ट होता है, स्कीम का क्या नाम था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। वर्ली ट्राइब्स बैटल फॉर द लैंड। देखो हुआ क्या, ये जो वर्ली ट्राइब है ना, सबसे पहले समझना कि जो ट्राइब होती हैं इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। एसटी जिनको बोला जाता है, जैसे भारत में एसटी लगभग कितने एसटी हैं, तो लगभग 705 एसटी हैं लगभग, ठीक है। जैसे हट्टी कम्युनिटी को अभी एसटी का स्टेटस दे दिया था हिमाचल प्रदेश में, है ना। अब क्या हुआ कि ये जो वर्ली ट्राइब है कहाँ की है, महाराष्ट्र, ठीक है। और जो ट्राइब होते हैं याद रखना इनका आर्टिकल कौन सा है, एसटी का, तो याद रखना एसटी का आर्टिकल कौन सा होता है, 342। लेकिन अगर मैं बात करूं एससी शेड्यूल्ड कास्ट तो उसका आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 341। और अगर मैं बात करूं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास तो उसका आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 340 में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब समझना जैसे काका कालेलकर जो कमीशन था उसके बाद ये बनता है, ठीक है। अब हुआ क्या समझना कि ये जो वर्ली ट्राइब है ये किससे लड़ाई कर रहा है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। किस बात के लिए, तो वहां पर शिवाजी का म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए शिवाजी कौन है, तो शिवाजी याद रखना शिवाजी 1627 में इनका जन्म हुआ होता है, शिवाजी की डेथ 1680 में होती है। शिवाजी ने 1674 में कह सकता हूं किंगडम की फॉर्मेशन या स्टार्टिंग की होती है, फाउंडेशन की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मराठा एम्पायर, ठीक है। और इन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर लगभग 300 प्लस जो फोर्ट थे उनको जीता होता है, ठीक है। तो मैं इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बस ध्यान रखना कि ये एक बहुत ही कह सकता हूँ कि जो मराठा एम्पायर है उसके फाउंडर होते हैं, बस सिंपल सी बात, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम यहाँ पर म्यूजियम बनाएं, लेकिन वो जगह किसकी है, वर्ली ट्राइब की। वर्ली ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 1300। वर्ली ट्राइब है वहां पर लगभग 2500 से 3000 ईयर से रहता आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम 2500 से 3000 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। याद रखना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वर्ली पेंटिंग कहाँ की फेमस है, तो याद रखना है ये जो लोग हैं इनका गुजारा कैसे होता है, तो ये पेंटिंग बनाते हैं वर्ली पेंटिंग के नाम से। वर्ली डांस भी इन्हीं का है, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में, मेजर महाराष्ट्र में है। तो हुआ क्या कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं बनने देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पिछले 2-3 हजार साल से रह रहे हैं। अब सरकार चाहती है इनको हटाकर म्यूजियम बना दिया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी भी न्यूज में क्या चल रहा है आपने देखा होगा, लद्दाख में भी तो यही डिस्प्यूट है ना कि अगर लद्दाख को स्टेट का स्टेटस दे दिया और अगर वहां पर दूसरी कंपनीज या कोई नई कंपनीज आकर अपना एस्टेब्लिशमेंट करेंगी, वहां पर ग्रोथ की जाएगी, तो वहां का जो कल्चर है वो खराब हो जाएगा। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हमें स्टेट मत बनाओ, अगर स्टेट बनाते भी हो तो 80 mm वाले स्टेट बनाओ, शेड्यूल नंबर 6 वाले, ताकि हमारे ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बस सेम इश्यू यहाँ पर चल रहा है किसमें, वर्ली ट्राइब और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अर्जेंटीना रिजेक्ट्स इनविटेशन टू जॉइन ब्रिक्स। देखो आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो ये कहा गया था कि ब्रिक्स के अंदर टोटल 6 नेशन और ऐड हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, जो आपका अर्जेंटीना है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो समझना अर्जेंटीना में अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, और जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो वहां पर जो प्रेसिडेंट बना वो यूएसए का सपोर्टर था। अब आप समझना ब्रिक्स है ना, BRICS, ब्रिक्स सबसे पहले बना जब ये क्या था, ब्रिक। साउथ अफ्रीका कब ऐड होता है, तो याद रखना साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था 2010 में। ये ब्रिक कब बना था, तो याद रखना ये पूरा बना होता है 2009 में, ठीक है। ऑफिशियल फॉर्मेशन 2009 में हुई होती, ठीक है। अब क्या हुआ, बी से क्या बनता है, तो बी से याद रखना ब्राजील, आर से क्या बना, रसिया, आई से क्या बना, इंडिया,
और सी से क्या बना, चाइना। आप देखने में पता लग रहा होगा सारे के सारे ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं किसके, यूएस के। और ये जो प्रेसिडेंट बना वो यूएस के फेवर करने वाला था, तो उसने क्या किया, उसमें ज्वाइन होने से मना कर दिया। हालांकि 6 लोगों ने कहा था मना, हम उसमें ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि वो 5 मेंबर कौन से हैं जो ज्वाइन किए हैं। याद रखना ब्रिक्स के अंदर अब टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं, तो 5 पहले से थे, 5 और हो चुके हैं, तो कितने मेंबर हो गए हैं, 10 मेंबर हो गए 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, इस बात को याद रखना। और ये हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा हुआ भी है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। देखो अभी हमने जनवरी में देखा कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल था किसके ऊपर, चाइल्ड मैरिज के ऊपर। जो चाइल्ड मैरिज होती है ना, ये सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल और बिहार, इन 2 स्टेट में बहुत ज्यादा है। लगभग 40% जो वहां पे शादियां होती है ना, 40% वो सारी चाइल्ड मैरिज होती हैं। अब चाइल्ड मैरिज काउंट किस में होती है, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी होगी या लड़के की, वो चाइल्ड मैरिज में काउंट होगी। तो हमें यह समझना चाहिए कि मैरिज का इशू ऐसा क्यों बना हुआ है, कब से ये चला आ रहा है। तो थोड़ा सा एक बात समझना कि जो चाइल्ड मैरिज है ना, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो 1860 में आपने एक नाम सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो पर्सन था जिसने क्या किया था, विडो रीमैरिज एक्ट को लगवाने में बहुत बड़ा रोल इनका होता है। ठीक है, 1856 में। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, विडो रीमैरिज एक्ट। इन्होंने खुद भी एक विडो से शादी की थी, अपने इकलौते बेटे की शादी भी विडो से कराई थी कि समाज में उन लोगों को भी समाज में रहने का राइट मिल सके। ठीक है, लोग उनको बुरी भावना से ना देखें। अब क्या हुआ, 1860 में इसी के एफर्ट से 1860 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम रखा गया एज ऑफ कंसेंट। एक्चुअल में ये बिल होता है ना, और इसमें कहा गया कि जो फीमेल है और उसकी जो शादी की एज होगी वो कितनी होनी चाहिए, 10 साल कम से कम। अब आप सोच सकते हो कि उस समय इंडिया में शादी की एज क्या होती होगी, क्या इंडिया में उसका अपोज नहीं होता होगा। तो समझना ये एक हमारे दिमाग में बैठ चुकी थी बात कि मान लो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो मेरी शादी भी उस टाइम के हिसाब से बचपन में हुई होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे परिवार में भी अगर शादी बचपन में हो रही है 10 साल की उम्र में, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे वो चीजें देखी हैं। तो ये एक हमारे दिमाग में एक बात सेट हो गई कि ये हमारे कल्चर में लिखा है, लेकिन है तो बुरा ना। और आपको पता होना चाहिए 1813 में पहली बार ब्रिटिशर्स यहाँ पर एजुकेशन बजट लेकर आए थे 1 लाख रुपए का। यहाँ के लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया था ताकि वो सेंट्रलाइज्ड इंडिया बना सके और यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड मार्केट बनाकर हम लोगों पर रूल कर सके। तो उनको पता था, तो उन्होंने हमारे हिसाब से सोचा, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनके समझ में आ चुकी थी कि ये गलत बात है, इतनी एज में शादी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बिल पास या एक एक्ट या बिल पास कर दिया जिसमें कह दिया 10 साल तो होगी कम से कम। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से 1929 में एक एक्ट आता है, शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट में साफ साफ कह दिया कि अब जो शादी की एज होगी वो फीमेल की कितनी होगी, 14 ईयर, और जो मेल होंगे उनकी कितनी होगी, 18 ईयर। ठीक है, अब क्या हुआ, अच्छा इससे पहले याद रखना 1892 के अंदर भी एक बिल आ चुका था जिसमें कह दिया गया था, एक एज ऑफ कंसेंट, जिसमें कह दिया था कि जो फीमेल होगी उसकी शादी की एज कितनी कर देंगे, 12 साल। और याद रखना इसी के अंदर जो ब्रह्म समाज होता है ना, ब्रह्म सोसाइटी है ना, उसके अंदर शादी की जो एज थी उसमें ब्रह्म एक मैरिज एक्ट आता है जिसमें कहा जाता है 12 साल की एज तक करवाएंगे। उसमें एक पर्सन होता है केशव चंद्र सेन, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है केशव चंद्र सेन को क्यों हटाया गया वहां से। तो याद रखना उसने बिल पास किया कि 12 साल से कम उम्र में शादी नहीं होगी, लेकिन उसने अपनी ही उसने कहा था 14 ईयर की कम से शादी नहीं होगी, लेकिन उसने अपने 12 साल की लड़की की शादी एक बिहार के किसी छोटे से प्रोविंस के उसके राजकुमार से, उसके प्रिंसेस से शादी कर दी होती है। तो लोग नाराज हो जाते हैं और जो ब्रह्म सोसाइटी है वो टूट जाती है। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नया एक्ट लाते हैं कि 12 साल तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में कह दिया कितना, 14 ईयर। उसके बाद याद रखना 1978 में एक एक्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैरिज एक्ट। और मैरिज एक्ट में कह दिया कि जो मेल होगा उसकी शादी की एज होगी 18 साल और फीमेल की कितनी होगी, तो मेल की 18 साल और मेल की कितनी होगी 21 ईयर और फीमेल की कितनी होगी 18 साल। ठीक है, इस वाले सीक्वेंस को ध्यान रखना।
अब याद रखना 2021 के लगभग एक बिल पास हुआ था जिसमें ऐसा कहा गया था कि लड़की की शादी की एज 21 साल, लड़के की 23 ईयर, लेकिन वो बिल ही था, एक्ट नहीं बना, ध्यान रखना। तो अभी यही सिनेरियो चल रहा है, कौन सा, 1978 वाला। अब समझना, इससे कम उम्र में अगर शादी होती है 18 साल से कम उम्र में, तो हम उसको क्या मानेंगे, तो चाइल्ड मैरिज कंसीडर करेंगे। और वो सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, वेस्ट बंगाल और बिहार। और आपको पता होना चाहिए लगभग 40% जो पॉपुलेशन है ना दुनिया भर की, 60 मिलियन से ज्यादा लोग किसमें की जो शादियां होती है वो चाइल्ड मैरिज होती है। इसको हमें रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आपने एक एक्ट पढ़ा होगा पोक्सो, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोक्सो कब आया था, 2017 है ना, या 2012। क्या था इसके अंदर, तो इसमें सिंपल सा यही था, प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। फॉल्टी कंपल्शन, देखो ये क्या है इसके अंदर समझना। आपने एक डिपार्टमेंट सुना होगा मग नरेगा। व्हाट इज मग नरेगा, समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि शहर के जो लोग होते हैं, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। शहर के लोगों को काम मिल जाता है, कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई काम मिल जाता है, गांव के लोगों को काम नहीं मिलता, तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट गांव में रहती है। तो सरकार ने क्या किया, एक एक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या नाम है इसका, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो बिल कब पास होता है, तो बिल याद रखना 23 अगस्त 2005 को पास हुआ था। और ये एक्ट कब बना था, यानी कि इसको इनेक्ट कब कर दिया गया, तो 2 Feb 2006। तो अगर एग्जाम में पूछे तो 2006 में इसको इनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ समझना, बाद में इसमें महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया गया, सिंपल सा। अब क्या है समझना, हमारे डीपीएसपी के एक आर्टिकल है, आर्टिकल 41, जो क्या कहता है, डीपीएसपी का पार्ट है, याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ है राइट टू वर्क, है ना, सभी को राइट टू वर्क होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इसी के बाद समझना क्या हुआ, नरेगा लाया गया और हर स्टेट में लगभग लागू किया गया। किसके लिए, तो सिर्फ रूरल के लिए। लेकिन याद रखना अर्बन कहां पर है, तो राजस्थान। राजस्थान पहला एक ओनली स्टेट है जिसमें अर्बन एरियाज में भी किसको लागू किया गया, नरेगा को लागू किया गया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है समझना, ये तो आप समझ गए होंगे क्या होता है इसमें, 100 डेज आउट ऑफ 365 आपको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपसे खड्डे खुदवाए जाएंगे फोन या तालाब के लिए, वो बाद की बात है, लेकिन आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपका काम चल सके। 100 डेज का आपको रोजगार मिलेगा। अब दिक्कत क्या आ रही थी समझना, दिक्कत ये थी कि सरकार पैसा तो डाल देती है, लेकिन वो पैसा एंड तक पहुंचता ही नहीं है। जैसे मान लो मैं ठेकेदार हूं, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने कह दिया मेरे अंडर में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन मैं जेसीबी लाया और मैंने वो खड्डे खोद दिए, और मेरे अंडर में 10 ही लोग हैं, लेकिन मैं 90 लोगों का पैसा मैं खा रहा हूं। तो पैसा मुझे मिलता था तो मैं ही यूज कर पा रहा था उसको, एंड लेवल तक पहुंच ही नहीं रहा था। तो इसमें बहुत सारी चेंजमेंट भी हुई, याद रखना। जैसे लास्ट ईयर कर दिया था कि क्या होगा, ड्रोन से उसकी चेकिंग की जाएगी कि सही में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा वर्क साइट पे। ठीक है, इसमें कह दिया गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आधार लिंक है ना उसको रिजोल्व कर दिया गया। यानी कि अब अगर आप लोग इसमें काम करते हो तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपके देखो 2 चीजें होती है, इसको ध्यान से समझना। अगर आप इसमें काम करते हो मनरेगा में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक जॉब कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अब मान लो आपके पास आधार कार्ड है, बैंक कार्ड है, लेकिन जॉब कार्ड नहीं है, तो हुआ क्या, अभी कह दिया कि जब जॉब कार्ड नहीं होगा ना तो आपकी जॉब नहीं रहेगी। जैसे मान लो अगर कोई एक दिन भी काम करने गया 3 साल के अंदर, तो वो उसको मानते हैं कि भाई वो उसका एक्टिव मेंबर है, और एक्टिव मेंबर है तो उसके पास जॉब कार्ड, अकाउंट और तीनों होने चाहिए। और जिस दिन वो जॉब करने जाएगा उस दिन के हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ इसके अंदर, ये जो स्कीम थी आधार कार्ड को लिंक करने की, ये खत्म हो गई। 31 दिसंबर तक लास्ट थी। अब जब ये खत्म हो गई तो होगा क्या, अब क्या होगा, ये जो लोग थे वो परेशान हो जाएंगे। तो लगभग याद रखना इसके अंदर 14.03 करोड़ जो लोग हैं वो इसमें क्या है, एक्टिव वर्कर हैं, जो लगभग 3 साल में एक दिन भी काम किए हैं। ठीक है, और टोटल इसके अंदर 25 करोड़ लोग हैं। ठीक है, और उनमें से याद रखना 34 लाख जो लोग हैं उनकी जो जॉब है वो खतरे में आ चुकी है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, जॉब कार्ड नहीं था। तो इस वजह से न्यूज में आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब समझना इसके अंदर कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, अगर मैं 2022-23 के बजट की बात करूं तो इस वाले बजट में इसके अंदर टोटल पैसा था 79,000 करोड़ रुपए।
ठीक है। फिर 2023-24 में इसमें पैसा दिया गया सरकार के द्वारा कितना, 60,000 रुपए, ठीक है। और इस साल 2024-25 के बजट में पैसा दिया गया है 86,000 करोड़। बताओ बीच में क्यों कम कर दिया, क्योंकि वही जो बीच में करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए, लेकिन अब इतना स्ट्रिक्ट बना दिया इसको, ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर होगा, उसकी निगरानी की जाएगी, हर चीज होगी उसके अंदर। तो अब मुझे लगता है या अब सरकार को लगता है कि ये पैसा एंड लेवल तक पहुंच जाएगा, तो प्लीज मनरेगा को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। फ्री मूवमेंट रिजाइम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून। समझना क्या हुआ, पहली बात तो म्यांमार क्या है, तो इसको पहले हम कहते थे बर्मा, ठीक है। और बर्मा किसका पार्ट था, तो याद रखना इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पार्ट था। अगर आप तुम देखोगे तो इधर कौन सा, पाकिस्तान हमारा था, इधर इंडिया हमारा है ही, ठीक है, इधर बांग्लादेश हमारा ही था, ठीक है, और उसके आगे कौन सा है, म्यांमार। ये सारे के सारे क्या कंसिडर किए जाते थे, इंडिया। लेकिन ये भी टूट गया, ये भी टूट गया और ये भी टूट गया। तो ये कब टूटा, तो याद रखना 1935 में एक एक्ट आया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ, 1937 आते आते इस म्यांमार को इंडिया से सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद इसका जो बाउंड्री लाइन बनी, लगभग 1648 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन बनी। अब उसमें सारे लोग उधर चले गए, इधर के लोग इधर चले गए, और ब्रिटिशर्स ने कहा कि इतना बड़ा इलाका है कि हमसे रेगुलेट नहीं हो रहा। एक्चुअल में वो चाहते थे कि हमें तोड़ दे, है ना, डिवाइड एंड रूल फॉलो कर ले, ठीक है। तो उसी के तहत उन्होंने क्या किया, उसके अंडर उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या हुआ, म्यांमार बन गया। अब क्या हुआ, सारे के सारे लोग तो इंडियन ही थे ना। अब मान लो तुम्हारे गांव के 2 हिस्से कर दिए जाएं, या तुम्हारी जिस जगह पे तुम रहते हो 2 हिस्से कर दिए जाएं, तो क्या तुम उधर आना जाना छोड़ दोगे क्या? तुम्हारे रिलेटिव्स भी रहते होंगे, यार दोस्त भी रहते होंगे। तो हुआ क्या कि मान लो ये क्या था आपका इंडिया, और इंडिया को अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा क्या बन गया आपका, म्यांमार, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या बन गया आपका, इंडिया। और जब ऐसा हुआ तो ये वाला जो हिस्सा था, ये जो बाउंड्री बनी, बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब कह दिया कि इधर और इधर 16 किलोमीटर और इधर भी 16 किलोमीटर कोई भी क्या कर सकता है, फ्री मूवमेंट कर सकता है। क्यों, ताकि वहां पर उनका रहना सहना इजी रह सके, ठीक है। अब जब 16 किलोमीटर ऐसा कर दिया, तो एक बात बताओ, यहाँ के जो लोग थे वो 16 किलोमीटर यहाँ तक जा रहे होंगे और ये यहाँ तक जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं किसको बढ़ावा मिल रहा होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल रहा होगा। तो बार बार वहां के लोग वहां पर एंटर कर जाते होंगे, और 16 किलोमीटर आने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। तो जैसे कुकी और मैथई कम्युनिटी का जो चल रहा था लड़ाई, उसमें यही तो था कि जो कुकी है और मैथई है ना, तो कुकी को कहा गया कि एसटी का स्टेटस दे देंगे, मैथई नाराज हो गए। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे बाहर से आए हुए लोग थे। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो सरकार को लगा कि इसको कैंसिल ही कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो म्यांमार बॉर्डर लाइन थी, इसको जो एफएमआर कहा गया, फ्री मूवमेंट रिजाइम, इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और ये कब दोबारा से कब इसको रिवाइज किया गया था, 2016 में। बनी कब होती है, तो 1937 में जब वो सेपरेट हुआ था तभी से बनी है, ठीक है। और याद रखना म्यांमार जो है वो पहले हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, जैसे बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर था, उसको कहां पर जेल में डाला गया था, रंगून में, ठीक है, 1857 की रिवोल्ट के बाद। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है रंगून जेल कहां पर है, ठीक है, तो कहां पर है, वो भी म्यांमार में है, ठीक है। इन कुछ पॉइंट्स को याद रखना। और म्यांमार के अंदर आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री है उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे पूरी सरकार को चेंज कर दिया, और वहां पर अब वो इंडिया का इतना सपोर्टर भी नहीं है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने किलोमीटर की है, लगभग 300 किलोमीटर है। जो ज्यादा क्रिटिकल एरिया है वहां पर क्या कर दी जाएगी, फेंसिंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो कुछ बातों को ध्यान रखना। अच्छा, यहीं से समझना, हमारी जो बाउंड्रीज है उनको याद रखना। सबसे ज्यादा बाउंड्री हम किससे लगाते हैं, बांग्लादेश से। सबसे कम किससे लगाते हैं, किससे, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हम 106 किलोमीटर लगाते हैं, और बांग्लादेश से हम 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगाते हैं। कौन कौन से स्टेट बाउंड्री लगाते हैं, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे म्यांमार से कौन कौन से लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश लगाता है, और कौन लगाता है, तो मणिपुर लगाता है, और कौन लगाता है, मिजोरम लगाता है, और कौन लगाता है, तो आपका लास्ट वाला कौन सा, नागालैंड लगाता है। कौन सा, नागालैंड, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कौन सा ऐसा स्टेट है जो चाइना से भी बॉर्डर लगाता है, जो भूटान से भी लगाता है, जो तुम्हारे इधर म्यांमार से भी लगाता है। तो प्लीज इन वाली चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर।
MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीक्स टू पैसिफाई ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग। देखो सिंपल सा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हिट एंड रन लो, है ना। हुआ क्या, 1860 में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर इंडियन पीनल कोड आईपीसी आई थी, और अब आईपीसी का नाम बदल कर क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता BNS। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जो अगर किसी को रन हिट करके भाग गया तो क्या होगा। तो अभी तक क्या था कि अगर कोई ट्रक वाला किसी को मार के चला गया, या कोई भी गाड़ी वाला किसी को एक्सीडेंट में मारकर चला गया, हिट एंड रन का केस बन गया, तो मैक्सिमम जो सजा होती थी, मैक्सिमम पनिशमेंट वो 2 साल की होती थी, और कोई उसमें पैसा नहीं भरना होता था। लेकिन इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने के लिए, देखो ऐसा क्यों समझना, इंडिया में पर डे लगभग 400 डेथ होती है, किससे, एक्सीडेंट से। और ये डाटा कोविड से भी ज्यादा डाटा है। अगर आप कोविड या कोरोना का डाटा उठाओगे ना, तो इंडिया में इतनी डेथ नहीं हुई थी जितनी एक्सीडेंट से होती है। तो इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक बिल पास किया, हिट एंड रन लो। ठीक है, हालांकि वो एक्ट नहीं बना क्योंकि प्रोटेस्ट हो गया था 1, 2, 3 जनवरी को, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें हुआ क्या है। तो इसमें साफ साफ कह दिया 7 लाख रुपए का आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा, या सॉरी फाइन देना पड़ेगा, या फिर 10 साल की आपको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा चेंज किया, मतलब कि अभी इसको एप्लीकेबल हुआ नहीं है। ठीक है, इसको वापस लेने की बात हो गई थी, जब भी इसमें चेंजमेंट होगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना। एक होता है BNS IPC, एक कौन सा होता है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये 1973 में आया था, 1974 में इसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के अंदर, CAA। देखो CAA क्या है, अभी ये कह रहा है कि ये हो सकता है कि लग जाए, है ना, लेकिन ये लग भी चुका है ना, पढ़ा होगा आपने। CAA क्या है तो समझना, सिंपल सा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कब पास हुआ था, 2019। अब इसमें है क्या समझना, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप का मतलब है कि आप इंडिया के मेंबर हो, इंडिया के नागरिक हो, सिटीजन हो। ठीक है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो याद रखना आर्टिकल 5 से 11 तक लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्ट नंबर 2 में लिखी हुई है सारी की सारी बातें। अब इसमें हुआ क्या समझना कि CAA पहले क्या था कि जितने भी लोग इंडिया के बाहर से आए थे, आ गए, रहने लगे, क्या उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए कि, तो समझना, सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 5 तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। कौन कौन से, पहला आता है कौन सा, बाय बर्थ। ठीक है, आपका जन्म यहीं पे हुआ हो। दूसरा होता है बाय डिसेंडेंट। ठीक है, मतलब आपके माता पिता या दादा दादी यहां पर पैदा हुए हो। ठीक है, तीसरा इसके अंदर कौन सा आता है, बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, और कौन सा आता है, तो बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एक कौन सा आता है इसमें लास्ट, तो याद रखना बाय एक्वायर्ड एरिया। मतलब क्या हुआ कि मान लो आपका जन्म यहां पर हुआ है तो भारत के सिटीजन हो, अगर आपके फादर मदर का यहीं पर जन्म हुआ है तो आप सिटीजन हो। अगर आपने नेचुरलाइजेशन कर लिया, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, आपने नाम सुना होगा अदनान सामी, है ना, जो कि पाकिस्तानी है लेकिन एक सिंगर है ना, उसने इंडिया में आके इंडिया के कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन क्या मिल गया, यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन करा, 10 साल 5 साल जो भी कंडीशन होती है उनको पूरा किया, और उसके बाद आपको क्या मिल गया, इंडिया की सिटीजनशिप। और लास्ट कौन सा है, एक्वायर्ड एरिया। मान लो कल को भारत अटैक कर दे कराची पे और कराची को भारत का हिस्सा बना दे, तो कराची मतलब वहां के लोगों को ऑटोमेटिकली कहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी, भारत की। ये सब बातें कहां पे लिखी हैं, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में कभी पूछता नहीं है क्योंकि इसमें 1000 चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना जितना यहां पर लिखा गया है। और सिटीजनशिप कौन से कंट्री से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड। ठीक है, पूछ लेता है जो हमारी सिटीजनशिप है वो कैसी है, तो याद रखना हमारी सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, ना कि डुअल सिटीजनशिप। और कहां से लिया हमने, तो इंग्लैंड से लिया हुआ है। ठीक है, इन कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर। हुआ क्या कि ये CAA थे, इसमें कहा गया कि जो लोग 2014 से पहले भारत से बाहर से आए थे, ठीक है, 3 कंट्रीज से स्पेसिफिकली। ठीक है, अब अगर वो लोग हिंदू हैं, हिंदू का मतलब याद रखना आर्टिकल 25 में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हिंदू डिफाइन करता है किसको, हिंदू को। ठीक है, दूसरा सिख, हमसे निकले हिंदुओं से। तीसरा जैन, वो भी हिंदुओं से निकले हैं। चौथा आपका कौन सा आता है, बुद्ध। ये सारे के सारे ऐसे रिलीजन जो हिंदू रिलीजन से बने, उनको हिंदू ही कंसीडर करता है। तो ऐसे लोग जो वहां से आए, उन लोगों को क्या दे देगा, सिटीजनशिप दे देगा। लेकिन किसको नहीं देगा, इश्यू क्या था, मुस्लिमों को
नहीं देगा। बस यही उसके अंदर क्या था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, उसको अभी एप्लीकेबल कर दिया है, उसको अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं लोकसभा के, 18th लोकसभा के इलेक्शन भी है, तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो सारी बातें अभी हमें देखने को मिलेंगी। आप भी कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इथियोपिया, सोमालिया, देखो हुआ क्या, एक तरफ सिंपल सा समझना, एक कंट्री है इथियोपिया, ठीक है, एक कंट्री है सोमालिया, ठीक है, और इसके इधर जो पूरा है ना, ये क्या बना हुआ है, ओशियन, पानी है। ठीक है, अब जब पानी है तो पोर्ट तो यहीं बना होगा ना, तो हुआ क्या कि इन लोगों को मान लो बाहर से सामान मंगवाना है, तो कहां से मंगवाएंगे, कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। तो सामान कहां से मंगवाएंगे, जैसे नेपाल मान लो, नेपाल को कहीं से सामान मंगवाना है, मान लो अफ्रीकन कंट्री से, अमेरिका से, कहीं से, तो और वो जहाज के थ्रू आएगा तो कहां उतरेगा, तो वो सीधा बांग्लादेश की साइड उतरेगा, इधर उतरेगा या इधर उतरेगा, और यहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए तुमने देखा होगा बिम्स्टेक बना हुआ है, ताकि ये लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ये सब। तो हुआ क्या कि इन दोनों ने, इथियोपिया और सोमालिया ने क्या कर लिया, एक एमओयू साइन कर लिया कि अब जब भी पोर्ट के ऊपर एक्सेस करना होगा तो हम आपके पोर्ट पे एक्सेस कर लेंगे। तो बस ये सिंपल सी न्यूज आ जाती है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, इथियोपिया की कैपिटल क्या है, तो याद रखना इथियोपिया की कैपिटल कौन सी है, एडिस अबाबा। और याद रखना एडिस अबाबा ही किसकी कैपिटल, किसका वो है, तो आपने नाम सुना होगा अफ्रीकन यूनियन, है ना, जो 2002 में बना था, और जो अब किसका पार्ट है, G20 का, है ना, जिसमें 54 मेंबर है। तो इस अफ्रीकन यूनियन का भी हेडक्वार्टर कहां पे, एडिस अबाबा में ही है। ठीक है, उसके बाद इसकी करेंसी कौन सी है, इथियोपियन बिर। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, सोमालिया, सोमालिया की कैपिटल कौन सी है, मोगादिशु। और याद रखना इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसीडर करते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब ये है, हॉर्न, है ना, किसके होते हैं हॉर्न, यानी सींग किसके होते हैं, गाय भैंसों के। ठीक है, जो पालने वाले, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के जो है, जो भी जीव हैं, तो याद रखना इनको इसीलिए कहा गया कि इसमें मैक्सिमम जो काम होता है ना, वो एनिमल हस्बेंड्री का होता है। ठीक है, सारी की सारी जो लोगों की डिपेंडेंसी है ना, वो इसी के ऊपर होती है, इसलिए हम इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह देते हैं। इसमें कितने देश हैं, तो याद रखना एक इसमें क्या है, इथियोपिया है, ठीक है, उसके बाद इसमें सोमालिया है, इसके बाद इसमें तीसरा कौन सा है, जिबूती है, ठीक है, और उसके अंदर एक कंट्री और आती है, अर्टीरिया। कौन सी आती है, अर्टीरिया। ये 4 कंट्री किसमें कंसीडर की जाती है, ध्यान रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कुछ बातें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंज न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द सीईसी। देखो सिंपल सा समझना, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, हम इसको पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जितना हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 324। कब फॉर्मेशन हुई होती है, 25 ऑफ द जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को क्या बनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन। ठीक है, मैं बेसिक डाटा लिख देता हूं। उसके बाद आपसे पूछेगा फर्स्ट वुमेन कौन थी इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर, तो याद रखना कौन होती है, VS रमा देवी। ठीक है, जो 1990 में बनती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर बॉडी है, तो याद रखना 1950 से 1993 तक ये हुआ करती थी 1 मेंबर बॉडी। क्या हुआ करती थी, 1 मेंबर बॉडी। लेकिन अब ये कितने मेंबर बॉडी है, तो याद रखना टिल प्रेजेंट, आज तक ये कितने मेंबर बॉडी हो चुकी है, 3 मेंबर बॉडी। और 3 मेंबर का मतलब क्या हो गया, 1+2, 1 होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होंगे उसके साथ वाले इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, जैसे एक ने रिजाइन कर दिया था जबकि उसके 2 साल बचे हुए थे। ठीक है, 2025 तक रहना था उसको, तो ये बहुत सारी न्यूज बनी हुई थी। तो आपको जस्ट एक बार बेसिक समझ लेना है। ठीक है, आपसे पूछेगा 3 मेंबर कमेटी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई, तो याद रखना 2 कमेटियां, एक थी कौन सी, तारकुंडे कमेटी, ठीक है, इसी को JP नारायण कमेटी भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, गोस्वामी कमेटी। इन दोनों कमेटियों ने ही रिकमेंड किया था कि इसके मेंबर्स को बढ़ाया जाए। उसके बाद तारकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बढ़ा दिया गया। ये 1975 में आई थी कमेटी, ये 19
1980s के अंदर आती है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। आज के दिन कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर, ठीक है। अब इशू क्या आया कि जो न्यू लॉ इसमें अप्लाई किए गए ना, उसका दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अच्छा, एट प्रेजेंट कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है एट प्रेजेंट? राजीव कुमार। अब समझना दिक्कत क्या आई। इनको इलेक्ट करने के लिए कि भाई कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके लिए काउंसिल होनी चाहिए, और वो काउंसिल अपना नाम आगे भेजेगी कि हमारे हिसाब से ये बंदा होना चाहिए। फिर जाकर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा, तब बनेगा। याद रखना, सबको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, सब अपना जो रेजिग्नेशन है वो भी प्रेसिडेंट को देते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनी हुई है, ठीक है। अब समझना ऐसा हुआ। अब क्या बना हुआ था? एक, मैं कह सकता हूं कि पैनल बना हुआ था जो रिकमेंड करता था। उस पैनल में कौन कौन होते थे? तो एक होता था प्राइम मिनिस्टर, एक होता था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक होता था इसमें कौन सा? अपोजिशन लीडर, ठीक है। अब इन्होंने नया बिल पास किया और कह दिया एक होगा, न्यू सिनेरियो क्या है? तो एक होगा पीएम, एक सीजीआई को हटाओ, अब कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर? अपोजिशन लीडर। जैसे आज के दिन अपोजिशन लीडर कौन है हमारा? अधीर रंजन चौधरी। अब समझना, ये कैबिनेट मिनिस्टर आने से हुआ क्या? ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। पीएम जिस बंदे को चाहे कैबिनेट मिनिस्ट्री में रख सकता है, और कितने मेंबर को रख सकता है? तो 15% को रख सकता है टोटल लोकसभा की सीटों के। तो उन 15% में मान लो मैं पीएम हूं और मैं चाहता हूं कि ये बंदा ये बने, और मैंने उसको बना दिया, तो कैबिनेट मिनिस्टर तो मेरे बनाए हुए है ना, तो मैं जिसको चाहूं बनाऊंगा, तो मतलब मैं अपना ही फायदा कर रहा हूं। तो मैं बैठा हूं तो वो बैठा, बात एक ही हुई। तो दोनों की जगह कौन आ गया? पीएम। तीसरा कौन है? अपोजिशन तो वैसे नहीं है इंडिया के अंदर, खत्म है। अब सोचो कि इलेक्शन करवाने के लिए जो मेंबर बैठेगा वो सीधा सीधा कौन इलेक्ट करेगा? प्रधानमंत्री जी इलेक्ट करेंगे। तो क्या ट्रांसपेरेंसी रही? क्या बिल्कुल ही नहीं रही। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो इसका अपोज भी होना चाहिए, तो अपोज भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बातें गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, मतलब कह दिया कि ये जो नया लॉ है ये ठीक है, ठीक है। अभी और भी इसमें बहुत सारी प्लीज लगी हुई हैं, तो हम उसको आगे आगे जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होगी पढ़ लेंगे। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, अगर आपसे पूछे पहली बार आपका जो आईडी कार्ड बनाए गए थे ना वोट डालने के लिए, वो कब बनाए गए थे? जिसमें फोटो लगी थी 1993 में ही बनाए गए थे, ठीक है। पहली बार जिसमें फोटो वाले आईडी कार्ड बनाए गए थे, आपके वोटर आईडी कार्ड। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? इलेक्शन करवाना, आईडी कार्ड बनवाना, डिलिमिटेशन करना। व्हाट इज डिलिमिटेशन? यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एरिया में, या साइज ऑफ एरिया, या एरिया जो होता है उसको कम ज्यादा करना, किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, देखो हुआ क्या। ये जो बंदा है, ठीक है, गोल्डी बराड़, आपने सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई है ना, बिश्नोई गैंग का जो हेड है, कहां पे? कनाडा में रहता है ना, बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी। अब क्या हुआ, इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का नाम दे दिया गया। कौन से एक्ट के अंदर? यूएपीए। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब समझना, यूएपीए आया कब था? 1967 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। दिक्कत क्या थी? इसमें कहा गया था कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को यूएपीए के अंडर बैन कर दिया जाएगा। और यूएपीए के अंदर क्या होता है? स्पेशल रूल होते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 20 और आपका आर्टिकल 22 दोनों छीन जाते हैं। 20 क्या कहता है? तो 20 है कि नो एक्सपेक्ट लो, नो डबल जियोपार्डी, है ना, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 22 क्या कहता है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया, तो 22 का फर्स्ट क्या कहता है? राइट टू नो द रीजन, राइट टू हायर ए लॉयर। तीसरा क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 24 आवर्स। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये सब हट जाते हैं, ठीक है। मिनिमम टाइम कितना ले सकते हैं वो लोग आपको प्रेजेंट करने के लिए? 3 महीने ले सकते हैं, 3 मंथ्स, ठीक है। ना आपको ये बताएंगे क्यों आपको अरेस्ट किया, ना ये बताएंगे कि आप लॉयर ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं? यूएपीए में। यानी कि आप टेररिस्ट वाले काम करो इसलिए अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रिसेंटली इसके अंदर चेंजमेंट किया गया 2019 में। इसमें चेंजमेंट करके क्या कर दिया कि अगर कोई सिंपल पर्सन है, सिंगल पर्सन है, उसके ऊपर भी यूएपीए लग सकता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के 2 लीडर थे, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया था, ठीक है। तो होता क्या था कि क्या क्यों गया समझना, मेरा कोई ग्रुप है XYZ, तुमने उसमें यूएपीए लगा दिया, मेरा ग्रुप खत्म। अब मैंने, सेम पर्सन ने दूसरे नाम से YZX के नाम से दूसरी कंपनी बना ली, ZYX के नाम से। आदमी तो मैं ही हूं, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है। जब तक तुम पकड़ोगे फिर तुम बैन कर दोगे, फिर मैं नया खोल लूंगा। उससे अच्छा है ना कि उस बंदे पे लगा दो ना जो ये सारे काम कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लग गया? यूएपीए, थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर।
गवर्नमेंट रेडी विद रूल्स फॉर CAA। आई थिंक अभी पढ़ा था हमने CAA के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट कराना करके बताना वो कौन सी 3 कंट्री हैं जिनसे आए हुए लोगों को सिटीजनशिप दिए जाने की बात की जा रही थी। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, अभी क्या हुआ, एक PM आए थे ना, सिंपल सी न्यूज है, ध्यान रखना। वाइब्रेंट गुजरात का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें कज़ाक जो कंट्री है उसके PM आए थे, और वो कैसे एज ए चीफ गेस्ट आए थे। तो आप लोगों ने, मैंने इसमें इसलिए डाल दिया कि आप लोगों को देखो, हर कंट्री, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, और बहुत सारे देशों की बहुत सारी करेंसी हैं, और बहुत सारे देशों के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और बहुत सारे देशों के बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो सब तो रटना नहीं है। कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि इंडिया उसके साथ मैच खा रहा हो, इंडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो इंडिया की किसी कंट्री के साथ, तो प्लीज उसकी कैपिटल, करेंसी, सब ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया के PM या प्रेसिडेंट कहीं घूमने गए, ठीक है, और 2 दिन 3 दिन रुक कर आए, तो उसका PM कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, किससे मिले, क्या कैपिटल है, क्या उसकी करेंसी है, ये बात जरूर आप नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और वो हमसे होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। नेक्स्ट है, एक्सप्लोजन रिपोर्टेड नियर शिप इन बाब अल मंदेब। देखो है क्या, अभी आपको पता है आपके उसका इजराइल और उसके साथ साथ हमास का क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल में कौन है, यहूदी है, हमास में कौन है, तो हमास के अंदर मुस्लिम है। अब पूरी दुनिया के जो मुस्लिम लोग हैं उनको देखा जाए तो किसका सपोर्ट करना चाहिए, हमास का, लेकिन वो नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी कंट्रीज इजराइल की तरफ झुकी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए इजराइल की ये जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड वार 2 से स्टार्ट हुआ। ना वर्ल्ड वार 2 होता, ना जापान पर्ल हार्बर पे अटैक करता, ना अमेरिका उस लड़ाई में आता, ना अमेरिका को यहूदी पैसा देते, ना बाद में जीतने के बाद अमेरिका उसको छोटी सी जगह देता पैलेस्टाइन के बीच में रहने के लिए, ना ये लोग अपनी पावर बढ़ाते अमेरिका से वेपन लेकर, और ना ये लोग आज जो पैलेस्टाइन है उसके बीचों बीच क्या बना के बैठे हैं, इजराइल बना के बैठे हैं, ऐसा होता, और ना गाजा स्ट्रिप के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो होती। तो हर चीज का जो जड़ है ना, जो रूट है, वो वर्ल्ड वॉर, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। अभी क्या चल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। तो जो हमास है ना, इस हमास के सपोर्ट में कुछ लोग आए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक हाउदी ग्रुप है, ठीक है, हाउदी ग्रुप कहां का बेस्ड है, यमन। उसने क्या किया था, जो आपकी स्वेज कैनल है ना, उस स्वेज कैनल के अंदर से, आपको पता होना चाहिए स्वेज कैनल कब बनी थी, तो याद रखना इसकी फॉर्मेशन कब होती है, तो 1862 के अंदर। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो 1869 के अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देती है, और 1858 में बनना शुरू हुई थी। कहां पर बनी हुई है, तो याद रखना इजिप्ट। ठीक है, और इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसका नेशनलाइजेशन कब कर लिया था, 1956 के अंदर। कितनी लंबी है ये, लगभग 193.3 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, किसको कनेक्ट करती है, तो मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, किससे, रेड सी से कनेक्ट करती है। और यहां से क्या होगा, देखो पहले यहां से घूम के आना पड़ता पूरा अफ्रीका, और पूरा अफ्रीका घूमोगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, है ना, ऐसा समझो इसको। मान लो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये मैंने कहा क्या बना हुआ है, छोटा सा यूरोप। ठीक है, और ये इसके नीचे क्या बना हुआ है, अफ्रीका। ठीक है, और यहां पर क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा एशिया। ठीक है, और इस एशिया में यहां पर इंडिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि मान लो आपको यहां से यहां आना है। ठीक है, तो होता क्या था पहले कि आपको पूरा ये क्रॉस करके आना पड़ेगा, या ये पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो बीच में 2 छोटे छोटे सी थे, एक का नाम था रेड सी और एक का मेडिटेरियन सी। तो इजिप्ट ने क्या किया, दोनों के बीच से एक नहर बना दी, और नहर बनाकर दोनों को जोड़ दिया। इसका पानी इधर आ गया। अब उस जहाज में बैठकर तुम सीधा क्रॉस मार जाओगे तो बहुत सारे डिस्टेंस को कवर कर लिया तुमने। और याद रखना लास्ट ईयर क्लैट में पूछा भी था स्वेज कैनल से, पनामा कैनल से क्वेश्चन। ठीक है, तो इन न्यूज़ों को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बन गया। अब क्या हुआ, इस हाउदी ग्रुप ने इस स्वेज कैनल से जो भी पास हो रहा ना उसमें बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। अमेरिका के जहाजों पे किया, इंडिया के जहाजों पे किया, पाकिस्तान के जहाजों पे किया। ठीक है, अब इसी के साथ एक और ग्रुप होता है जो किससे जुड़ जाता है,
हमास से जुड़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो हमास से जुड़ता है तो वो भी किस पे अटैक करना शुरू कर देता है, सुएज कैनल के ऊपर, ठीक है। और उसी हमले के अंदर क्या होता है कि एक जगह कौन सी, बाब अल मंदाब, इसके अंदर क्या हो जाता है, एक अटैक कर दिया जाता है किसके ऊपर, एक कार्गो शिप होती है उसके ऊपर जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जा रही होती है। अभी हमने पढ़ा था ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सेम वही, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ना है किसके बारे में, इजराइल हमास। आई थिंक आपके यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की हुई है इजराइल हमास के ऊपर, आप उसको देख लोगे, काफी बड़ी भी लेक्चर है, तो आप वहां से भी सारी चीजें कवर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग द पीस पैक्ट विद ULFA अल्फा। देखो समझना क्या है, व्हाट इज ULFA। ULFA का मतलब है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। कब बनी थी, 1979, ठीक है। अब थोड़ी सी बात से समझना ये बनी क्यों थी, कि जब देखो जब म्यांमार अलग हुआ था ना, उसके बाद बहुत सारे लोग उधर चले गए, बहुत सारे लोग इधर टेररिस्ट एक्टिविटी करते थे। तो जो आसाम है ना, समझना आसाम के अंदर अहोम किंगडम रूल करता था। कौन रूल करता था, अहोम किंगडम। और इसका तो अभी हमारे गवर्नमेंट ने कि इस अहोम किंगडम का जो कमांडर था उसके तो एक स्टेच्यू भी इनॉग्रेट किया था, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओगे उस कमांडर का नाम क्या था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस अहोम किंगडम के जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि हमें सोवेरन रहना है, हमें क्या लेना है, सोवेरन रहना है। और सोवेरन का मतलब क्या होता है कि आप किसी के गुलाम नहीं हो। तो जैसे आसाम, याद रखना ये अहोम किंगडम भारत का ऐसा किंगडम था जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, इवन ब्रिटिशर्स भी वहां पे रूल नहीं कर पाए। तो ये चाहते थे कि हम भी इंडिपेंडेंट रहे, तो ये आज के दिन डिमांड करते हैं कि हमें एक सोवरन क्या होना चाहिए, आसाम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 1979 में ग्रुप बनाया यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। हथियार ले आए कहीं से और रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और इतने दंगे किए, आज तक देखोगे 40 हजार लोगों को मार चुके हैं, ठीक है। वहां पर हुआ क्या, इतने ज्यादा दंगे हुए कि आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, AFSPA, है ना। और इसमें क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट। क्या होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट, कब इनेक्ट हुआ था, तो याद रखना इंट्रोड्यूस हुआ था 1942 में, जब हमारे यहां पर क्या चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होता है, देखो जो आर्मी होती है ना, उस आर्मी को स्पेशल रूल दे दिया जाता है ना, पावर दे दी। जैसे आज के दिन AFSPA में 1958 में आता है, देखो 1958 में ऑफिशियल हमने बनाया, 1942 में क्विट इंडिया में भारत किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के, तो वो लेकर आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हमने 1958 में बनाया। और 1967 में क्या हुआ, इसमें थोड़े से चेंजमेंट किए गए, अमेंडमेंट किए गए। और इस अमेंडमेंट में कह दिया गया कि कोई भी पर्सन अगर ऐसी एक्टिविटी करता पाया गया जो देश के अगेंस्ट है, तो उसको आर्मी वाले सीधी गोली मार देते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, मणिपुर, इन रीजन में, अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां ये एप्लीकेबल है, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल होते हैं, उनको किसी भी पर्सन को अगर शक होता है, तो डाउट होता है, तो उसको गोली मारने के ऑर्डर है। ऐसा क्यों है, तो सिंपल समझना, वहां पे डायरेक्ट पीस मेंटेन करने के ऑर्डर होते हैं कि किसी भी कंडीशन में वहां पे कुछ भी हलचल नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको कहते हैं, AFSPA जो है ना, वो डिस्टर्ब्ड एरिया में लगता है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर और इन सब में लगा हुआ है। तो सबसे पहले कब आया, याद रखना 1958, अमेंडमेंट का होता है 1967। और इन्होंने इससे बचने के लिए क्या किया, तो एक ऑपरेशन भी था, याद रखना, ऑपरेशन राइनो एंड ऑपरेशन बजरंग। क्या नाम है इसका, ऑपरेशन राइनो एंड ऑपरेशन बजरंग। क्या हुआ था, ये कब किया गया था, तो याद रखना 1990 में। क्या किया था इन्होंने, कि जितने भी टेररिस्ट है ना, जो सेपरेट उसकी डिमांड करते हैं आसाम की, जैसे खालिस्तान वाले खालिस्तानी मांगते हैं ना, ऐसे ही जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो समझना ये मांग रहे थे खालिस्तान, है ना। पाकिस्तान ने पाकिस्तान मांगा ही था। जो बांग्लादेश आज जो बना है, वहां के जो लोग थे मुस्लिम, जो अलग देश चाहते थे, उन्होंने मांगा था बांग्लास्तान, ठीक है। जो आसाम वाले हैं वो अपने आप को बोडो कहते हैं, उनको चाहिए बोडोलैंड, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिस्प्यूट बने हुए हैं। तो हुआ क्या रिसेंटली, आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी। और जब ये ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन के बाद ये जो अल्फा वाले लोग हैं ना, ULFA, ये शिफ्ट हो जाते हैं भूटान में, और आज भी वहां पर बहुत बड़ा इनका नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। और इनसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस लड़ती रहती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हुआ क्या, अभी इस ULFA ग्रुप के अंदर दो लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, एक ऐसे लोग हैं जो पीस नहीं चाहते, डायरेक्ट लड़ाई चाहते हैं, अपनी पावर के दम के ऊपर वो छीनना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी कि एक यहां पर क्या है, रेडिकल टाइप के हैं, एक यहां पे क्या है, तो मॉडरेट टाइप के हैं।
तो सरकार ने, असम गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपस में लगाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, दोनों ने उनसे बातें की, कुछ आना चाहते हैं कुछ नहीं आना चाहते, ठीक है। तो ये न्यूज में आ गया, बात समझ में आ रही है क्या? तो आपको ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए किसके बारे में, ULFA के बारे में, ठीक है। कब सेटलमेंट होता है, क्या इश्यू है, क्यों ये इश्यू हो रहा है और क्यों वो लोग डिमांड कर रहे हैं सेपरेट नेशन की, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर दोबारा से वही न्यूज आ गई है ना। उसके बाद नेक्स्ट, SpaceX Falcon 9 टू लॉन्च इंडियाज GSAT-20। देखो इंडिया GSAT-20 क्या है, सिंपल समझना, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो किसका काम करेगी, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है, इंटरनेट फैसिलिटी और इन सबको बढ़ाने का काम करेगी। हमने किसके साथ इसको लॉन्च किया, तो SpaceX की Falcon 9 से लॉन्च किया। SpaceX किसकी कंपनी है, तो याद रखना एलन मस्क, ठीक है। कब बनी थी, 2002। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। Falcon 9 सीरीज क्या है, तो याद रखना पहली ऐसी सीरीज है जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यूज करती है। भारत में कौन सी, अभी 4-5 दिन पहले, या मैं कह सकता हूं अभी कुछ टाइम पहले इसको रिलीज किया गया था। क्या नाम था उसका, पुष्पक विमान। क्या नाम है, पुष्पक विमान। जैसे पुष्पक विमान किसके पास होता था बताओ रामायण में, कमेंट करके बताओ किसके विमान का नाम पुष्पक था। और इंडिया में इसरो ने एक विमान लॉन्च किया पुष्पक विमान, जिसको नाम दे दिया क्यों, क्या, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो वो कौन सा, हमारा पुष्पक। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये इंटरनेट को बढ़ाने के लिए कुछ सैटेलाइट छोड़ी गई थी GSAT, जो Falcon 9 से छोड़ी जाती है। अगर इंडिया का पूछे तो कौन सा डिपार्टमेंट है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना होता है, 15 अगस्त 1969। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो कहां पे है, बेंगलोर। और इसका हेड कौन है आज के दिन, तो ऐसे सोमनाथ, ठीक है। और लास्ट ईयर हमने क्या लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ASI urges कोर्ट नॉट टू मेक ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट पब्लिक। समझना क्या है, ये जो ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1861 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। अगर आपसे पूछे किसने की होती है इसकी फाउंडेशन, तो याद रखना कौन होता है, कनिंगम, ठीक है। जो इसकी फॉर्मेशन करने वाला कौन होता है, तो कनिंगम। अब हुआ क्या, समझना, ये क्या करता है, जितनी भी जो पुरानी चीजें मिलती है ना, उसका सर्वे करने का काम है। तो इसने कहा कि जो ज्ञानव्यापी मंदिर, आपको पता होना चाहिए ज्ञानव्यापी कहां पे है, वाराणसी। कहां पे है, वाराणसी। और वाराणसी से आपको क्या याद होना चाहिए, मोदी जी वहीं से इलेक्शन भी लड़ते हैं, ठीक है। अब इस वाराणसी में एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानव्यापी, और कहा गया कि इसमें मस्जिद की जगह क्या पे, कहां पे, क्या है यहाँ पे, टेम्पल। और जब टेम्पल है तो खुदाई होनी चाहिए। तो हुआ क्या, देखो पता कैसे चला, इस मस्जिद के सामने एक नंदी, यानी कि नंदी भगवान की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, बैल की। और आपको पता होगा इंडिया में कहीं चले जाना आप, जहां शिव जी का शिवलिंग बना होता है ना, उधर की तरफ मुंह करके नंदी बैठे होते हैं। तो इतने सालों से किसी की नजर ही नहीं थी। अब पता चला कि अगर नंदी की फोटो यहाँ पे, तो शिवलिंग तो होगा आसपास। तो आइडिया लगाया गया कि शिवलिंग कहीं मस्जिद में तो नहीं है। तो पता चला मस्जिद के अंदर एक फाउंटेन बना हुआ था ना, फाउंटेन, उस फाउंटेन में, जो फाउंटेन के बीचों बीच जो गोल चीज बनी हुई थी, वो तो शिवलिंग थी। बाद में इसकी टेस्टिंग की गई तो पता चला ये तो शिवलिंग है। अब क्या कह रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, रिपोर्ट पब्लिक मत करो। क्यों मत करो, समझना, हमारा जो कंट्री है ना, वो एक सेक्युलर कंट्री है, समझना, और हमारी मजबूरी है सेक्युलर रहना, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना रोल है। सबने इंडिपेंडेंस में अपना रोल प्ले किया, उस टाइम के हिसाब से हमने कह दिया जो जाना चाहता है चला जाए, जो रहना चाहता है रह जाए। अब जो लोग रहने थे रह गए। अब सभी की अलग अलग पूजा करने के तरीके हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तुम जबरदस्ती किसी को भगा नहीं सकते। किसी के मंदिरों को तोड़कर किसी की मस्जिद बनाओगे, किसी की मस्जिद तोड़कर किसी का मंदिर बनाओगे, तो नाराजगियां तो होंगी, है ना, राइट्स तो होंगे, तो भुगतना तो सरकार को पड़ेगा। तो याद रखना हुआ क्या, 1991 में एक एक्ट पास हुआ था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको नाम क्या दिया गया, वर्शिप एक्ट, ठीक है, वर्शिप एक्ट। याद करना, वर्शिप, याद रखना, वर्शिप करना आपका फ्रीडम है ना, प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है वर्शिप, फेथ, बिलीफ, ये सब चीजें, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में लिखी हुई है। अब क्या हुआ, इसमें कह दिया कि 1947, हम आजाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947, इससे पहले और इसके बाद। तो इसके पहले कह दिया कि जिस जगह पर जो पूजा करता था वही पूजा करे। जैसे मान लो कि कोई मंदिर है और उसको तोड़कर मस्जिद बना दी और वहां पे मुसलमान पूजा करते हैं, तो अब वो वही माना जाएगा मस्जिद ही।
या मान लो कोई मस्जिद है, उसको तोड़कर हिंदुओं ने मंदिर बना दिया और उसके अंदर वो पूजा कर रहे हैं, तो उसको मंदिर ही कंसिडर किया जाएगा, ना कि मस्जिद। तो इसमें यही कह दिया कि 1947 से पहले वालों को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इसमें एक्सेप्शनल केस कौन सा होता है, तो एक्सेप्शनल केस रखा गया किसको, अयोध्या को। क्यों रखा गया, क्योंकि अयोध्या के ऊपर काफी टाइम से केस चलता हुआ आ रहा था, तो उसको तो कर ही नहीं सकते थे, वो तो पूरा ही मुद्दा था। उसके बाद आपको पता है 1991 में एक्ट आता है और 6 दिसंबर 1992 को क्या किया जाता है, जो बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बाद क्या होता है 6 दिसंबर 2019 को क्या होता है, वहां पर मंदिर बनाने के ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ समझना, ये पूरा हो गया, तो अब समझ में आ रही है ना बात कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि पब्लिक में शांति या पीस बनी रहे, ठीक है। तो इस बात को अगर दोबारा सर्वे होता है और बातें निकल के आती हैं तो हम लोग इसको पढ़ भी लेंगे, और राम मंदिर को हमने पढ़ा भी है इस बार अच्छे से, ठीक है। और इलेक्शन भी है और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाइगर जिंदा है। आपने मूवी देखी होगी टाइगर, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, है ना, बहुत सारे आपने सुना होगा। तो है क्या समझना, बिग कैट्स रिटर्न ब्रिंग्स होप इन बंगाल रिजर्व। बंगाल के अंदर एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है बुक्शा, और इस बुक्शा के अंदर टाइगर देखा गया, ठीक है। तो लोगों ने कहा टाइगर जिंदा है, ठीक है। अब समझना है क्या, 1972 में एक एक्ट आता है जिसका नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें कह दिया गया कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है। और उसके बाद हमने एक 1973 में एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट टाइगर, और हमने टाइगर को बचाना शुरू किया, टाइगर रिजर्व बनाने शुरू किए, ठीक है। 54 टाइगर रिजर्व हमारे पास है अभी आज के दिन। अब क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर आया, प्रोजेक्ट टाइगर के बाद याद रखना अभी लास्ट ईयर कौन सा था, 2023 9 अप्रैल हमने क्या किया, एक इंडिया ने एक नया एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसको नाम क्या रखा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका सिंपल सा पर्पज क्या था कि वो सारे के सारे बिग कैट जिनको बचा के रखना है, ठीक है, उनको इसमें ऐड कर दिया गया। जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ठीक है, लेपार्ड हो गया, है ना, उसके बाद स्नो लेपार्ड हो गया, प्यूमा हो गया, ये सब इसमें ऐड कर दिए गए। लेकिन याद रखना क्या इसमें ऐड नहीं किया गया, तो याद रखना ब्लैक पैंथर इसका पार्ट नहीं है। किसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पार्ट कौन नहीं है, पूछ लेता है एग्जाम में, तो कौन नहीं है, पैंथर इसका पार्ट नहीं है, ब्लैक पैंथर इसका पार्ट नहीं है। और ब्लैक पैंथर क्या होता है कि जब आपका लेपार्ड होता है उसके ऊपर जब उसके शरीर के अंदर पूरा शरीर ब्लैक हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेलानिज्म। तो एक मेलानिज्म का इफेक्ट किया हुआ जो आपका लेपार्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैंथर कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको उसमें कंसीडर नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो चीता थे, है ना, वो चीता खत्म हो गए थे। कब खत्म हो गए थे चीता, 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनको दोबारा से बचाने के लिए हमने क्या किया, 8 + 12 टोटल 20 चीते कहां से लाए, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। कहां पर रखा, कूनो नेशनल पार्क में रखा। तो हमें नेशनल पार्क भी थोड़े से पता होने चाहिए, ठीक है। टोटल कितने नेशनल पार्क हमारे पास, 106। पहला कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था। लेटेस्ट कौन सा है, 2021 में बना था। कहां पर, तो रायमोना, जो कि कहां पे, आसाम में। आसाम में 4 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। एक ऐसा स्टेट जिसमें 0 नेशनल पार्क, तो वो आपका पंजाब, ठीक है, क्योंकि वहां पे जंगल ही नहीं है, इतने फॉरेस्ट नहीं है, तो नेशनल पार्क 0 है वहां पे, ठीक है। इन कुछ पॉइंटों को ध्यान रखना। और टाइगर रिजर्व की बात करें या टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही क्या होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया। क्या चलाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ, 1992। कहां से स्टार्ट हुआ, तो याद रखना सिंहभूम, और सिंहभूमि कहां पे है, झारखंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद टोटल कितने हैं एलिफेंट रिजर्व, तो 33rd, यानी 33 टोटल, ठीक है। ये कहां पे लास्ट वाला, तो ये तेराई एलिफेंट रिजर्व यूपी के अंदर अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले इसको बनाया गया था, तेराई एलिफेंट रिजर्व। और याद रखना 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाते हैं हम लोग, एंड 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे भी बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपके एलेट में इनमें ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था, कौन से दिन कौन से जानवर का डे बनाया जाता है, ठीक है। उसके साथ याद रखना जो आपका एलिफेंट है उस एलिफेंट को हम क्या कहते हैं, तो एलिफेंट को 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल अनाउंस कर दिया था। क्या अनाउंस कर दिया था, नेशनल हेरिटेज एनिमल हमने अनाउंस कर दिया था, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं,
देखो हट्टी क्या है एक्चुअल में, ये कम्युनिटी है या एक कह सकता हूं कि कम्युनिटी है कहाँ की, तो आपके हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। इसको कौन सा स्टेटस दे दिया गया, तो इसको एसटी की लिस्ट में डाल दिया गया। क्या होता है एसटी, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। शेड्यूल्ड ट्राइब, और शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 342 में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एससी कहां पे लिखा हुआ है, तो एससी आर्टिकल 341, और अगर पूछे ओबीसी कहां लिखा है, तो ओबीसी 340। लेकिन अगर मैं नेशनल कमीशन की बात करूं, नेशनल कमीशन किसके लिए, एससी के लिए, तो वो लिखा है आर्टिकल 338। अगर बात करता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल 338 के ए पार्ट में, ठीक है। और अगर बात करता है ओबीसी के नेशनल कमीशन के लिए, तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल 338 के बी के अंदर। और नेशनल कमीशन कब बनाए गए थे, तो याद रखना 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ये सब बनाए गए होते हैं, ठीक है। 2004 में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, अमेंडमेंट 89th उस समय हुआ होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि हर कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। अब समझना कि ये टोटल एसटी कितनी है इंडिया में, तो लगभग 705। उनमें से 75 क्या आती है, पीवीटीजी। और पीवीटीजी क्या होती है, बहुत ही वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है उसकी बात करता है। सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एसटी कहां पे है, तो ध्यान रखना कहां पे है, सबसे ज्यादा एसटी कहां पर पाए जाते हैं, एमपी में। लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम पीवीटीजी कहां मिलते हैं, तो याद रखना उड़ीसा। कहां पे मिलते हैं, उड़ीसा। और टोटल पीवीटीजी कितने हैं हमारे पास, तो ये है 75, ठीक है। और इनके लिए एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था ना लास्ट बजट में, 15,600 करोड़ का प्रोजेक्ट था कि एसटी के जो लोग हैं इन लोगों को, पीवीटीजी के लोगों को घर बना के देना, मकान बना के देना, पानी की टंकी बना के देना, सड़कें बना के देना। देखो होता क्या है, इनको रिजर्वेशन क्यों मिलता है समझना। ये लोग हमारी सोसाइटी के बहुत ही डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, इनको कभी भी ये पढ़ने का राइट नहीं मिला। तो जब पढ़ने का राइट नहीं मिला तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, जब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमने इनको स्पेशल स्टेटस देना शुरू किया कि मान लो 100 नंबर का पेपर है, 10 नंबर भी ले आए तो जॉब मिल जाएगी। एक बार जॉब मिल गई, पैसा आना शुरू हो गया, समाज में बैठना शुरू हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, इन लोगों का डेवलपमेंट होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इनकी पूरी परिवार, पूरा कह सकता हूँ कम्युनिटी पढ़ी लिखी हो जाएगी, और फिर हम इनका जो रिजर्वेशन उसको हटा देंगे। ये 10 साल के लिए किया गया था इनिशियली, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं वो बढ़ाती रहती हैं। जैसे सबसे बड़ा, एक तरफ तो तुम कहते हो आरक्षण को हटा दिया जाए, दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी कास्ट का हूं, कभी कहते हैं मैं इस कास्ट का हूं। तो वो खुद ही हमारे क्या किसको प्रमोट करते हैं, कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसको हटा क्यों नहीं देते, रिजर्वेशन क्यों देते हैं, तो ये सारा मुद्दा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे इतना। हमें 3 4 5 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी रिसेंटली कौन सी कम्युनिटी को दे दिया गया एसटी का स्टेटस, हट्टी। कहां की है, हिमाचल प्रदेश। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 0 एसटी पाए जाते हैं, तो याद रखना हरियाणा और पंजाब। ये भारत के 2 स्टेट हैं जिनके अंदर 0 एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी पाई जाती है, और सरकार इनके लिए बहुत सारे काम करती है। जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल बनाती है, एसटी के 90% बच्चे पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्कूल है। 1997 के बजट में पास किया गया होता है। लास्ट ईयर भी 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने की बात की गई थी, AMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम चलाई थी अभी कुछ दिन पहले, आपने पढ़ा होगा, जिसमें इन बच्चों को अपलिफ्टमेंट के लिए 12th क्लास तक के बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी के साथ रेजिडेंशियल स्कूल दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपस में लिंक करती हुई हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इसरो टू परफॉर्म क्रूशियल। अच्छा देखो हुआ क्या, आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 को ऑर्बिट 1 में पहुंचा दिया गया। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आदित्य L1, तो आदित्य दूसरा किसका नाम होता है, सन का। तो देखो समझना क्या, एक है अर्थ, एक है सन, ठीक है। अर्थ और सन के बीच की लगभग डिस्टेंस कितनी होती है, तो लगभग याद रखना 15, या कह सकता हूं लगभग इसकी अगर मैं बात करूं 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस होती है लगभग। जब अपहेलियन होता है तो 15.2 हो जाती है, और जब पेरीहेलियन होता है, पास होता है, तो 14.8 हो जाती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे इसको स्टडी करना है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, तो उस आउटर मोस्ट लेयर को याद रखना कोरोना कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस था, उसकी आउटर मोस्ट लेयर सेम ऐसी ही थी।
अब क्या हुआ, इसके स्टडी करनी है तो मैं इसमें तो जा ही नहीं सकता, मैं कोई हनुमान जी थोड़ी ना हूं कि जाकर खाकर भी वापस आ जाऊं, कुछ ना हो, तो मैं तो वहां जा ही नहीं सकता, टेम्परेचर इतना ही होता है, 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है आउटर पे। तो मैंने एक मिशन भेजा जिसका नाम था आदित्य। आदित्य मतलब सन का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। अब मान लो ये छोटा है अर्थ, ये बहुत बड़ा है, और तुम्हें पता है एक चीज पढ़ी होगी तुमने, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर पास जाएगा तो खींच लेगा। तो अगर मान लो मैंने कोई सैटेलाइट यहां छोड़ दी तो ये भी खींच लेगा। तो याद रखना इनके बीच में कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम कहते हैं L1, L2, L3, L4, L5। टोटल L कितने हमारे पास, टोटल लैग्रेंजा कितने हैं, तो टोटल लैग्रेंजा याद रखना कितने हैं, 5। 3 क्या है अनस्टेबल, 2 है स्टेबल, इसी में एक है L1। L1 वो पॉइंट होता है, ध्यान रखना, जहां पर अर्थ की ग्रेविटी हो जाती है सन की ग्रेविटी के बराबर, और जब दोनों की ग्रेविटी बराबर हो जाती है तो ना इधर खींचेगा ना इधर खींचेगा। बीच में सैटेलाइट रख दी, सैटेलाइट चारों तरफ घूमती रहेगी, ठीक है, सन की लाइट से वो अपना काम करती रहेगी, चलती रहेगी और स्टडी करेगी किसको, सन के आउटर लेयर को। बात समझ में आ रही है ना। उसके लिए कौन से उससे भेजा गया था इसको, तो लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, PSLV C57 से हमने इसको लॉन्च किया होता है, ठीक है। 1 सितंबर को भेजा होता है, अभी अपनी ऑर्बिट में पहुंच भी चुका है। बात समझ में आ रही है ना। अब याद रखना ये जो लैग्रेंजा पॉइंट है वो कितनी दूर है, जहां पर ये अर्थ की ग्रेविटी सन की ग्रेविटी बराबर है, तो ये लगभग हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। उससे आगे जाएगा तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये कौन सा मिशन था, आदित्य L1 मिशन, L1 फॉर लैग्रेंजा पॉइंट, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, 8 इंडियंस टू गेट 60 डेज टू, देखो हुआ क्या था कि कतर के अंदर आपको पता होना चाहिए कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, ठीक है। हुआ क्या था, वहां पर हमारे 8 इंडियंस थे नेवी के, उनको पकड़ लिया गया और उनको पकड़कर उनको दे दी गई पहले फांसी, फिर फांसी को माफ करके दे दिया लाइफ इंप्रिजमेंट, फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया और उसके बाद उनको फ्री कर दिया गया, ठीक है। और वो भारत इंडिया वापस भी आ गए। क्यों किया गया, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी के इंफॉर्मेशन को लीक करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उनको छोड़ दिया गया, तो बहुत दिन न्यूज में बना था, ठीक है। आपने कई जगह देखा होगा कि शाहरुख खान की फोटो भी लीक हो रही थी, कह रहे थे कि इनके कहने के बाद छोड़ दिया। ये सब बाद की बातें हैं, फालतू बातें हैं। गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद, गवर्नमेंट इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको हमसे रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो उन्होंने बाद में बातचीत करके उनको फ्री कर दिया, ठीक है। तो ये न्यूज हमने 2-3 बार उसमें हैंड आउट में भी, या उसमें सॉरी द हिंदू में भी अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। इनकी कैपिटल को थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है द राम टेम्पल इन अयोध्या। आई थिंक राम टेम्पल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको मिली होगी, है ना। इतना बड़ा इवेंट है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। जहां राम टेम्पल बना है वहां पहले क्या हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है। और जहां बाबरी मस्जिद हुआ करती थी कब बनी थी, 1528 में। किसने बनाया था इसको, बाबर ने। और बाबर कहां से आया था, तो मंगोल से, इसलिए इनको मुगल भी कह देते हैं, ठीक है। और बाबर ने कब तक रूल किया, तो 1526 से 1530 तक रूल किया, ठीक है। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, जस्ट याद करने के पर्पज से, ठीक है। उसके बाद बाबर के बाद कौन आया, तो उसका बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सारे के सारे थे। आप समझना, इसने इसको बनाया। और बनाने के बाद क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद क्या हुआ, वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और कह दिया गया 6 दिसंबर 2019 को कह दिया गया कि यहां पर क्या बनेगा, राम मंदिर बनेगा। और उसमें अयोध्या में राम मंदिर बना भी दिया गया, ठीक है। तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अब समझना इस राम मंदिर में इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने के लिए, तो देखो आपसे पूछे टोटल हाइट कितनी है इसकी, तो 161 फीट हाइट है। टोटल गेट कितने हैं इसके अंदर, तो याद रखना टोटल मेजर तो 12 गेट है, वैसे देखे तो लगभग 44 छोटे छोटे गेट भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो तुम्हें हमें याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली है पहले, है ना। हैंड आउट में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब, 1-2 घंटे का लेक्चर हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर वर्डिक्ट ऑन बिल्किस बानो केस। देखो समझना है क्या, जो बिल्किस बानो है ना, ये केस हुआ कब था, 2002 में। इसका डिसीजन कब आया था, 2008 में, ठीक है। और हुआ क्या, ये केस कहां पर होता है, गुजरात में। आपने पढ़ा होगा गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके अंदर, जब मैं कह सकता हूं कि वहां पर दंगे हो रहे थे, तो कुछ लोग होते हैं जो एक घर में जाते हैं जिसके अंदर एक लेडीज होती है जिसका नाम क्या होता है, बिल्किस बानो, ठीक है। वो 20-21 ईयर की होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। और वहां पर वो जो लोग होते हैं वो उसके साथ रेप करते हैं और उसका गैंग रेप हो जाता है। और उसके बाद वो शिकायत लेकर पहुंचती है। तो उसके बाद होता क्या है कि जो देखो ये केस कहां पर हो रहा था,
गुजरात। लेकिन क्या गुजरात गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी? बिल्कुल इंटरफेयर करेगी। तो याद रखना हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, इस गुजरात वाले केस को ट्रांसफर कर दिया कहां पर? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया ताकि स्टेट के इन्फ्लुएंस ना रहे। अब एक बात समझना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन बंदों को क्या दे दी? पनिशमेंट दे दी। और कौन से पनिशमेंट दे दी? तो लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, या कह सकता हूं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट में क्या होता है, लगभग तुम्हें कुछ 28 ईयर कुछ पास करने होंगे जेल के अंदर। उनको जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ? जेल में चले गए। अब हुआ क्या, आपको एक आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 61 एंड एक आर्टिकल होता है 161 एंड आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या कहता है? तो सिंपल समझना, आर्टिकल 72 कहता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये कहता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि अगर प्रेसिडेंट है कोई तो वो किसी को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो कितनी पावर है उसके पास? 4। याद रखना, जो आपका आर्टिकल 72 है उसमें पहले क्या आती है? कंप्लीट पार्डन। कंप्लीट पार्डन का मतलब है कि अगर आपको फांसी की सजा भी हुई है तो आपका जो प्रेसिडेंट है वो आपको माफ करवा सकता है, आपको बाइज्जत फ्री करवा सकता है। अगर आपको लाइफ इंप्रिजमेंट हुई है तो छोड़ सकता है। ठीक है, आपकी जो सजा है उसमें कमी कर सकता है, उसमें रिडक्शन कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है। आपकी जो सजा है उसका नेचर बदल सकता है। नेचर मतलब कि मान लो आपको सजा हुई थी किस टाइप की, जैसे बहुत हार्ड सजा होगी, सेल में रहना है, लेकिन आपको ओपन सेल में कर दिया उन्होंने, तो ऐसे उसका नेचर बदल सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है। ठीक है, उस तुम्हारी पनिशमेंट का क्या कर सकता है? उसको कंप्लीट माफ कर सकता है और तुम्हारी पनिशमेंट के उसमें रिडक्शन कर सकता है। तो 4 चीजें कर सकता है। लेकिन जो गवर्नर है ना 161 में, गवर्नर 4 चीजें नहीं कर सकता, इसके पास 3 चीजें होती हैं, एक नहीं होती। और वो कौन सी है? तो ये याद रखना, कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकता किसी को भी, यानी कि वो कंप्लीट माफ नहीं कर सकता। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो केस चल रहा था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के पास था मतलब, और गुजरात का वो पूरा मैटर था। तो गुजरात हाई कोर्ट ने या गुजरात के गवर्नर ने क्या किया? उनको पार्डनिंग पावर का यूज करते हुए छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया, उनकी सजा कम कर दी, मतलब तो सजा कम कर दी तो हुआ क्या? ये केस दोबारा से उठा। और जब दोबारा से उठा तो किसको जजमेंट देना चाहिए था? महाराष्ट्र। अब समझना होता क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो मिनिमम सजा होती है ना वो होती है 28 ईयर, अगर लाइफ इंप्रिजमेंट होती है तो महाराष्ट्र में। और अगर गुजरात में अगर ये कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें होती है 14 ईयर। तो गुजरात के अकॉर्डिंग तो 14 साल हो गए थे उनको जेल में, और महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग अभी उनको 28 ईयर रहना था, यानी 14 ईयर और बचे थे। तो गुजरात के गवर्नर ने उनको छोड़ दिया। तो क्या इज इट राइट? गलत बात है ना। जिस स्टेट का केस है उस स्टेट के गवर्नर को देखना चाहिए। तो ये मैटर दोबारा गया। दोबारा जाने के बाद क्या हुआ कि उनको 28 ईयर्स तक टोटल, यानी 14 ईयर्स तक और जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि ये बात उससे पहले की है, बाद में दोबारा से न्यूज आ चुका है, या न्यूज में बात आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा से क्या डाल दिया? जेल में डाल दिया, बिल्किस बानो के केस के जो भी उसमें मेंबर थे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना। 2 आर्टिकल्स को प्लीज ध्यान रखना, 161 पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर और 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद 4 होती है, गवर्नर कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकता। ठीक है, वो रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, नेचर बदल सकता है, बस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। मालदीव सस्पेंड 3 डिप्टी मिनिस्टर्स फॉर रिमार्क्स अगेंस्ट मोदी। आपने देखा होगा, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया के पास हमारा कौन सा है? मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझना। मान लो ये आपका क्या बना हुआ है? इंडिया। ठीक है, और इस इंडिया के इधर ये कौन सा है? अरेबियन सी। ठीक है, इधर कौन सा है? इंडियन ओशियन। ठीक है, ये श्रीलंका आ गया। इधर कौन सा है? तो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब यहां पर मान लो बना हुआ है मालदीव फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या कर रखा था? यहां पर मिलिट्री बेस बना रखा था। अब सोचो, यहां पर हमारे आर्म्ड फोर्सेस रहती हैं। अगर कोई इधर से अफ्रीका से कहीं से भी इंडिया पे अटैक करने की सोचे तो हमें यहीं से पता चल जाएगा, हम यहां पे अलर्ट कर देंगे और हम अपने आप को बचा लेंगे। तो हुआ क्या? मालदीव जो है ना, उस मालदीव के अंदर अभी जो प्रेसिडेंट बना है कौन? मोहम्मद मोइजू। कौन है? मोहम्मद मोइजू। और इस मोहम्मद मोइजू ने क्या किया? ये चाइना का फेवर वाला प्रेसिडेंट है, ये चाइना के फेवर में रहता है। इसने एक कैंपेन चलाया जिस कैंपेन का नाम था इंडिया आउट।
मतलब इंडिया को यहां से आउट करो। अरे तुम कहां से इंडिया को आउट करोगे, हर चीज तो इंडिया की यूज करते हो। 2019 के लगभग इनके पास पीने का पानी नहीं था, हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन नीर, है ना, पानी का दूसरा नाम होता है नीर, हमने पानी पहुंचाया था तो पानी पिया इन्होंने, है ना। इनके पास कुछ नहीं है, कोरोना में दवाइयां नहीं थी, हमने दवाइयां भेजी तो इनका इलाज हुआ। लेकिन यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है चाइना का, चाइना पैसे दे रहा है, जब चाइना पैसा दे रहा है तो इन्होंने कह दिया इंडिया आउट कैंपेन, और इसी बात पर ये जीत भी गया। और जीतने के बाद इसने क्या किया, हमारे जो मिलिट्री के जो लोग थे उनको वहां से हटा दिया, और हटाने के बाद क्या हुआ, हमारा जो एक बेस था वो खत्म हो गया। तब हमें जाकर क्या करना पड़ा, आपने कल परसों कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, महीने 2 महीने पहले, कि हुआ क्या कि हमने एक आइलैंड है अगलेगा आइलैंड, ठीक है, अगलेगा आइलैंड, और अगलेगा आइलैंड कहां पर है तो याद रखना कहां पे, मॉरिशियस। हमने यहां पर क्या बनाया, अपना एयर बेस बनाया, ठीक है। और एयर बेस का मतलब यहां पर अब हम अपनी आर्मी को या एयरफोर्स को रखेंगे। बात समझ में आ रही है, किस लिए, क्योंकि मालदीव की वजह से। और अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मालदीव के पास खाना का सामान नहीं था, तो हमने क्या किया, टैक्स फ्री, एक्स्ट्रा पैसा ना लगे, हमने उनको खाना पहुंचाया, और वहां के मिनिस्ट्री ने हमें थैंक यू भी किया, ठीक है। लेकिन वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये चलता रहता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। लेकिन याद रखना, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऊपर नेपाल है, नेपाल किसके इन्फ्लुएंस में रहने लगा है आजकल, चाइना के। मालदीव हमारे हाथ से जा चुका है। श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो चाइना ने कब्जा लिया, ठीक है। म्यांमार जो है, इसके अंदर मैंने अभी बताया था मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, तो वो हमारे हाथ से चला गया। तो मैं देखूं तो इंडिया के चारों तरफ से हम क्या हो चुके हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, लेकिन हमें इनको अच्छा रखना चाहिए, वरना तो वही हाल हो जाएगा कि चारों बॉर्डर पे कौन आ जाएगा, चाइना, और हम लड़ते लड़ते रह जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, सेम यही इंडिया आउट कैंपेन कहां पे चला, तो याद रखना बांग्लादेश के अंदर चला है, ठीक है। शेख हसीना वहां की पीएम है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, मालदीव से हमारे रिलेशन पुराने रहे हैं, याद रखना एक ग्रुप था लिट्टे, ठीक है। वो जो लिट्टे ग्रुप था वो 1979 के लगभग बना होता है, 2009 में उसको खत्म कर दिया जाता है, लगभग 30 साल बाद। हुआ क्या था इसके अंदर, पी प्रभाकरन नाम का इसका वो होता है हेड। हुआ क्या था इसके अंदर, ये चाहते थे सेपरेट नेशन, और सेपरेट प्रोविंस या सेपरेट नेशन कहां पे चाहते थे, श्रीलंका। तो श्रीलंका में इनको देगा कौन, सेम ये चीज कहां पर चाहते थे, सेपरेट अपना स्टेट, तो ये चाहते थे आपके मालदीव्स में। तो उस समय हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन, राजीव गांधी, उन्होंने 1987 और 1988 में 2 ऑपरेशन किए थे, ध्यान रखना। एक ऑपरेशन था, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन पवन, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी पहली बार श्रीलंका गई थी, या पहली बार आउट ऑफ इंडिया गई थी कोई ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है 1988 में ऑपरेशन कैक्टस, और ऑपरेशन कैक्टस कहां पे किया गया, मालदीव्स के अंदर, जिसमें जाकर दोनों में ही लिट्टे को खत्म किया गया। और बाद में इन्हीं लिट्टे के लोगों ने किसको मार दिया, राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया 21 मई 1991 के अंदर, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। बांग्लादेश, देखो जो शेख हसीना है ना, वो बांग्लादेश की क्या बन चुकी है, पीएम बन गई है दोबारा से। अब समझना, जो बांग्लादेश है, पहली बात तो बना कब, 1971 में हमारी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, और उस वॉर के बाद जो निकला वो क्या निकला, बांग्लादेश, क्योंकि जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश नाम दे दिया गया। और बांग्लादेश बनने के बाद याद रखना, बांग्लादेश का जो पहला पीएम बनता है वो कौन होता है, तजुद्दीन अहमद। और तजुद्दीन अहमद के बाद जो पहला पीएम बनता है वो कौन होता है, शेख मुजीबुर रहमान। कौन होता है, शेख मुजीबुर रहमान, 1972 से 75, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, वहां पर एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, थोड़ा सा समझना क्या था, कब हुआ था, 16 मई 1972, कई बार पूछ लेता है। LBA किस किस के बीच में था, इंडिया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, बांग्लादेश। देखो हुआ क्या था इसके अंदर, बहुत सारा रीजन ऐसा था जिसमें बांग्लादेश में चला गया, रहते थे इंडियन, है ना, इंडिया में आना चाहते थे, बहुत सारे लोग इधर रह गए जो जाना चाहते थे, बांग्लादेश में मुस्लिम थे। तो ये जो एरिया का जो इलाकों का जो सेटलमेंट हुआ, उसी को हमने क्या कह दिया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। कब होता है, 16 मई 1974। लेकिन याद रखना 15 अगस्त 1975 को, 15 अगस्त 1975 को ये शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्रेसिडेंट बन चुके होते हैं, और इनके घर के अंदर आग लगा दी जाती है, इनके फैमिली के मैक्सिमम लोग मर जाते हैं, शेख हसीना हालांकि उसमें बच जाती हैं, ठीक है। और उस दिन को याद रखना 15 अगस्त को हर साल जो बांग्लादेश है वो कैसे बनाता है, तो बांग्लादेश, या कह सकता हूं आपका जो पाकिस्तान है वो भी कैसे बनाता है इसको, तो एज ए सोरो यानी कि शोक के रूप में बनाता है,
ठीक है, किसको 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन वहां पर उनको मार दिया जाता है। जो ग्रुप होता है पीपल, रेडिकल पीपल जो होते हैं ना, जो उनके डिसीजन से एग्री नहीं करते थे, उन्होंने उनको खत्म कर दिया होता है। ठीक है, और इसी के अंदर देखा होगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अंदर हमने बेरूबारी किसको दे दिया था, इंडिया को दे दिया था उन्होंने। ठीक है, और हमने उनको कुछ इलाके दे दिए थे, 7,000 एकड़ हमने दिए, कुछ एकड़ उनसे हमने ले लिए और सेटलमेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है ना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर पूछे शेख हसीना की पार्टी कौन सी है, तो आवामी लीग उनकी पार्टी का नाम है। और अभी किस स्टेट के अंदर इंडिया आउट कैंपेन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, तो याद रखना बांग्लादेश के अंदर। और शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट भी दी थी जब ये कैंपेन चला था, है ना, कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, वो चाह रहा होगा कि इस कैंपेन से इनको हटा के मैं आ जाऊं, तख्ता पलट कर दूं। तो उन्होंने कहा शेख हसीना ने कि एक बात बताओ, जो तुम्हारे घर में लेडीज हैं, जेंट्स है, तुम जो कपड़ा पहनते हो, साड़ियां पहनते हो, सब इंडिया से आता है, क्या क्या तुम आउट करोगे? कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेटली डिपेंड उन पे रहना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। बहुत सारी हमारी ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस और ये सब, बहुत सारी हमने पाइपलाइन दे रखी है, फ्री सेटलमेंट देते हैं हम उन लोगों को। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे इंडिया और बांग्लादेश को सेपरेट कौन सी बाउंड्री करती है, तो प्लीज याद रखना जो पाकिस्तान को सेपरेट करती है सर रेडक्लिफ जो आए थे, रेडक्लिफ लाइन, तो सेम वही रेडक्लिफ लाइन ही किसको सेपरेट करती है, बांग्लादेश को। सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाला कंट्री भी इंडिया से कौन सा है, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद कौन लगाता है, चाइना। और चाइना कितनी लगाता है, 3488 किलोमीटर। सबसे कम कौन लगाता है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, आई थिंक ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, बताने की नीड नहीं है, ढाका। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, ये वही न्यूज दोबारा से है। ठीक है, उसके बाद है प्रिविलेज पैनल टू सीक रिस्पॉन्स फ्रॉम 11 सस्पेंडेड एमपीज। देखो ये सस्पेंड किए थे ना एमपीज को, उनकी बात कर रहा है। हुआ क्या था कि अभी ये कहां से सस्पेंड किए गए, राज्यसभा से। आई थिंक जो लोकसभा से सस्पेंड किए गए थे ना, या टोटल जो सस्पेंड किए गए थे 146 एमपीज। आई थिंक इसके ऊपर एक वीडियो भी बनी हुई है, आप लोग प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाएं क्लेट प्रेप के, और उस पर टाइप करें, सर्च करें 146 एमपी सस्पेंशन, है ना, ऐसे कुछ सर्च करोगे तो एक वीडियो डली हुई है। ठीक है, जो लगभग 1 घंटे के आसपास की, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, है ना, कि वो जो बच्चे वहां पर पहुंच गए थे लोकसभा के अंदर, है ना, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने स्मोक जो कह सकता हूं कि जो बॉम्ब डाल दिए थे ना, उसके बाद हुआ क्या था उसके अंदर, क्यों वो पहुंच गए थे, कौन प्रताप सिन्हा था, उसने मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखी थी 2008 में, क्या नाम था उसका, नरेंद्र मोदी द अनट्रोडन रोड। उसके बाद उन्होंने 2014 में उनको चिकमंगलुरु से सीट मिल जाती है, लोकसभा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद उन बच्चों को अंदर आने दिया जाता है, बच्चे उसके अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं, उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनका साइको एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें न्यूज में थी। तो प्लीज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वो वाली वीडियो आप एक बार देख ले। ठीक है, हमारा यहाँ पर टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। अमिड एसटी रो मणिपुर सीएम हिंट एट पैनल टू डिस्कस कुकी स्टेटस। देखो कुकी क्या है समझना, जो मणिपुर है ना, मणिपुर कौन है, उसके सीएम एन बीरेन सिंह। हुआ क्या कि मणिपुर में देखो, मान लो ये पूरा मणिपुर है, तो बीच वाले रीजन में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम क्या है, कुकी, और बाहर एक कम्युनिटी रहती है जिसको हम कहते हैं मैथी। मैक्सिमम यहाँ पर मणिपुर के अंदर टोटल सीटें हैं 60। ठीक है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और उन 60 सीटों के अंदर याद रखना जो 60 में से 40 सीटें हैं वो किसके पास हैं, तो मैथी कम्युनिटी के पास हैं। ठीक है, और जो 20% सीटें हैं वो, सॉरी 20 सीट किसके पास है, परसेंट नहीं, सीट किसके पास है, तो कुकी के पास। तो सबसे ज्यादा किसका रोल है इसमें, कुकी लोगों का। तो आपने देखा होगा कि सॉरी मैथी लोगों का, तो कुकी को बात की गई कि कुकी को किसका स्टेटस दे देंगे, एसटी का। आई थिंक एसटी हमने अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा था, टी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, वही सारी बातें हैं। अब इनको जब स्टेटस दिया जाने लगा तो वो तो अपोज करेंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो उनका नुकसान होगा कहीं ना कहीं। आई थिंक इसके ऊपर भी एक वीडियो डली हुई है, प्लीज जाकर सर्च करना, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, वो भी लगभग 1 घंटे की लेक्चर है, इसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या उसमें इशू चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज मैं यहाँ भी वही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार जाकर वो वीडियो अच्छे से देख लें। ठीक है, बाकी कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है, तो ट्राइब्स का ही कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई हैव टू फॉर्म बेंच टू हियर प्ली अगेंस्ट कॉलेजियम सिस्टम। देखो इसको अच्छे समझना, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम, है ना। ये अभी नारी सैम फलीमन जो थे हमारे, जिनकी डेथ हो गई, बहुत बड़े लॉयर थे, उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो समझना, मैं एक बात समझाता हूँ बेसिक से, कि जो सीजीआई होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपीरियर होता है,
सीजीआई का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 65 ईयर तक एज होती है उसकी, तब तक होता है। हाई कोर्ट का 63 ईयर एज होती है। अभी डीवाई चंद्रचूड़ है, कितने मेंबर है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो 1 + 33 है, 33 अदर जज है, 1 क्या है, सीजीआई है। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता होंगी। सीजीआई हमारा सुप्रीम कोर्ट कब बना था, तो 28 जनवरी 1950 में बना होता है। ठीक है, अब समझना कि जब सीजीआई की अपॉइंटमेंट होती है तो पहले क्या होता था, 1981-82 में एक केस हुआ, समझना, फर्स्ट जजेस केस। और फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि जो सीजीआई जो होगा ना, उसकी अपॉइंट करने के लिए 3 मेंबर होने चाहिए। ठीक है भाई, 3 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1993 में एक दूसरा केस हुआ जिसको कहा गया सेकंड जजेस केस। इसमें कहा गया कि 3 जज तो होने ही होने चाहिए, प्लस इसमें जब रिकमेंडेशन होगी तो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन जाएगी, तो प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता था, उसको रिटर्न नहीं कर सकता था। तो प्रेसिडेंट को रिटर्न की पावर दे दी कि मान लो इन्होंने 3 लोगों ने कहा कि भाई इसको सीजीआई बना दो, हालांकि सबसे सुपीरियर ही बनता है। ठीक है, जो सुपीरियर होता है ना एज में, उसको बना देते हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है। तो मतलब जज ही जज की अपॉइंटमेंट करता है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें कह दिया सेकंड जजेस केस में कि एक काम करो, प्रेसिडेंट को अप्रूवल ले लो, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा या प्रेसिडेंट चाहता है कि नहीं नहीं इसमें से नहीं किसी और को बनाओ, तो वो उसको बना देंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर आया कौन सा, थर्ड जजेस केस। 1998 में क्या आता है, थर्ड जजेस केस। और इसमें क्या किया गया, टोटल मेंबर 5 कर दिए गए और वही प्रेसिडेंट वाला नाम दे दिया गया। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जिसको रिकमेंड करेगा या रिकमेंड नहीं करना चाहता तो दोबारा से नाम भेज दो। अब क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या थी, इसके अंदर इसको हम कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, यानी कि जज ही जज की अपॉइंटमेंट कर रहा है, कहने की बात यह है। फिर आता है एक फोर्थ जजेस केस के नाम से, जिसको हम फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं और जिसको हम एनजेक भी कहते हैं। ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी या कमीशन। एनजेक कब आता है, तो याद रखना 2014, जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है। ये कहते हैं कि नहीं, जज की अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि इसकी अपॉइंटमेंट में कितने मेंबर होने चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू एनजेक, कितने मेंबर होने चाहिए टोटल, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई टोटल 6 मेंबर होने चाहिए। और 6 मेंबर कौन कौन होंगे इसके अंदर, तो 3 क्या कह दिया, एक होगा पीएम, एक होगा लॉ मिनिस्टर, ठीक है, और एक इनके साथ कौन होगा, कोई भी एक अदर मिनिस्टर अपने इसमें जोड़ लेंगे, तो टोटल हो गए 3। और 3 मेंबर कोई और होंगे, और 3 मेंबर कौन होंगे, तो वो सीजीआई होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, 1+2 है ना, एक सीजीआई और 2 लोग और। वो रिकमेंड करेंगे किसको बनाना है। और फिर ये बात कहां पर जाएगी, तो लॉ मिनिस्टर के पास, फिर प्रेसिडेंट के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर जाएगी प्रेसिडेंट के पास। तो सोचो यहां पर 6 में से 4:2 का तुम्हें क्या चाहिए, डिसीजन। अब मान लो इनमें से 4 लोग नहीं चाहते कोई बने, या 4 लोग चाहते हैं यही बने, तो वही होगा ना। तो जो ट्रांसपेरेंसी थी वो फिर खत्म हो गई। तो हुआ क्या, इस एनजेक को याद रखना, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, नल, वॉइड, या मैं कह सकता हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको कर दिया खत्म। और दोबारा से कौन सा सिस्टम आ गया, तो कोलेजियम सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब क्या हुआ, जैसे ही ऐसा हुआ कोलेजियम सिस्टम, अब क्या हुआ कि दोबारा से एनजेक या कोलेजियम सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए लोग अपील कर रहे थे। तो सीजीआई ने कहा कि एक काम करते हैं, कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, दोबारा से एक अलग से क्या बना लेते हैं, बेंच बना लेते हैं और अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। अगर नीड होगी तो कर लेंगे, नीड नहीं होगी तो नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। अब क्या हुआ समझना, अगर पूछे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, तो याद रखना इनके फादर ही थे, वाई.वी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। 1977 से 85 तक रहते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है, तो याद रखना कमल नारायण। सबसे शॉर्टेस्ट किसका रहा है, कमल नारायण। कितने दिन, 13 डेज तक, मतलब जिस दिन बने उसके 13 दिन बाद 65 साल के हो गए तो रिटायरमेंट होना पड़ा उनको। ठीक है, अगर पूछे सबसे पहली वुमेन कौन थी, तो एमबी फातिमा बीबी। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे पहला कौन था, तो याद रखना एच.जे. कानिया, हीरालाल कानिया। ठीक है, इन कुछ पॉइंट्स को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है एज किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बहुत सारे डिसीजन आते रहते हैं, है ना, उसमें करंट में बना ही रहता है, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर।
आई थिंक इसमें इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। प्लीज इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर किसी बच्चे से बाय चांस जो द हिंदू एनालिसिस था जैन का वो छूट गया होगा तो प्लीज इसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना के इसको याद करना, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, है ना, आप कभी भी आकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।